गुड मॉर्निंग गाइस। आज हमारा जो यूनिट है वो यूनिट रहेगा हमारा राजस्थान अध्ययन की क्लास 6 का। उसमें जो टॉपिक रहेगा वो है आजीविका के प्रमुख साधन। आजीविका के प्रमुख साधन यानी कि राजस्थान के जो लोग हैं वो अपना जीवन कैसे चलाते हैं, यानी आजीविका उनकी जो है जीविकोपार्जन जो है वो क्या है। तो मुख्य रूप से अगर हम देखा जाए राजस्थान के जो लोग हैं, यानी कि इस टॉपिक के हिसाब से जैसे आजीविका के बारे में, यानी जीवन जीने के लिए लोग प्रमुख रूप से क्या क्या करते हैं। राजस्थान के जो लोग हैं वो अपना जीवन यापन करने के लिए मुख्य रूप से क्या क्या चीज़ या क्या कार्य करते हैं उसके बारे में अपने को ये बताना है। तो राजस्थान के जो लोग हैं, अब मुख्य रूप से राजस्थान के लोग कृषि पर ज़्यादा निर्भर है। ठीक है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया एवं खनन हो गया, इस पर निर्भर है। यानी कि प्रमुखतः राजस्थान के जो लोग हैं मुख्य रूप से कृषि, पशुपालन एवं खनन पर निर्भर है। कृषि हमारा प्राथमिक व्यवसाय है, यानी कि पूरे भारतवर्ष के लोग ज़्यादातर कृषि प्रधान लोग हैं। अगर हम राजस्थान में कृषि के बारे में बात करें, ये जो टॉपिक है ये सिर्फ देखने में आपको ऐसा लगेगा कृषि, पशुपालन और खनन है तो ये सरल टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में जो क्वेश्चन बनते हैं वो शानदार क्वेश्चन बनते हैं। इसलिए इसको आप बहुत ही अच्छे तरीके से देखना। मैं इसके टू द पॉइंट जो जो टॉपिक हैं उसके बारे में बिल्कुल बढ़िया विवरण बताऊंगा। तो अगर हम सबसे पहले कृषि के बारे में बात करते हैं कि राजस्थान में कृषि, अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि कृषि मानव का प्राथमिक व्यवसाय है। कैसा व्यवसाय है? प्राथमिक व्यवसाय। कृषि मानव का प्राथमिक व्यवसाय है। ये पूरे भारतवर्ष की बात आ जाती है इसमें। ठीक है, अब राजस्थान में अगर हम बात करें कि राजस्थान में अगर हम कृषि की बात करें, राजस्थान में कृषि के बारे में अगर हम बात करें तो राजस्थान का जो 60% भाग है वो मरुस्थल है। अब मरुस्थल है तो यहाँ खेती तो सही ढंग से होगी नहीं। तो ये जो राजस्थान में जो कृषि है, अब यहाँ जितना भी भूभाग है लगभग उसमें से 60% तो मरुस्थल है। उसकी वजह से राजस्थान की जो कृषि है वो राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है। राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर है, और राजस्थान का जो मानसून है वो कभी आता है कभी नहीं आता है। यानी मानसून जो जलवायु है वो कभी बारिश बहुत आती है, कभी नहीं आती है, बिल्कुल नहीं आती, इस तरीके से होता है। इसलिए राजस्थान की जो कृषि है वो मानसून पर निर्भर होने के कारण इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। ये इम्पोर्टेंट, मानसून का जुआ कहा जाता है। और मानसून का जुआ किसे कहा जाता है? तो कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। यानी कि राजस्थान की कृषि मानसून पर निर्भर है, इसलिए राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। क्योंकि जैसे जुए में जिस प्रकार से कभी हार होती है कभी जीत होती है, उसी प्रकार ये ऐसी चीज़ें यहाँ भी चलती है, इसीलिए इसे मानसून का जुआ कहा जाता है। अगर हम राजस्थान में अब वर्ष भर में जो कृषि होती है उसके बारे में अगर बात करें, यानी कि राजस्थान में एक वर्ष में कितने प्रकार की फसल होती है, तो राजस्थान में वर्ष भर में, यानी कि साल भर का पूरा डाटा अगर हम देखें तो 3 प्रकार की फसल होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की फसल होती है। 3 प्रकार की फसल होती है। ठीक है,
अब 3 प्रकार की फसल कौन कौन सी है? सबसे पहले तो रबी की फसल, रबी की फसल होगी। उसके बाद खरीफ की फसल, ठीक है। और उसके बाद जायद की फसल। अब इनके बारे में हम एक एक को देखेंगे बढ़िया। और विशेष ध्यान रखना, रबी, खरीफ और जायद की फसलों के नाम पूछे जाते हैं उस समय कंफ्यूज हो जाते हैं। अब हम अगर रबी की फसल के बारे में बात करते हैं तो रबी की जो फसल है इसकी जो बुआई है, यानी इसको जो बोने का काम है, ये काम सर्दी की शुरुआत में किया जाता है। यानी कि जब सर्दी की शुरुआत होती है तब किया जाता है, सर्दी की शुरुआत में। अब ये सर्दी की शुरुआत कब होती है? तो सर्दी की शुरुआत होती है लगभग अक्टूबर नवंबर में। यानी कि रबी की फसल की जो बुआई है वो अक्टूबर नवंबर में की जाती है। कब की जाती है? अक्टूबर नवंबर में। और कटाई, यानी कि इसको काटा कब जाता है? तो इसकी जो कटाई है वो गर्मी के प्रारंभ होने में, यानी गर्मी कब प्रारंभ होती है? तो मार्च अप्रैल में। यानी कि इसकी जो कटाई है वो मार्च अप्रैल में होती है। ठीक है, ये रबी की फसल के बारे में जानकारी हो गई। अब इसकी जो मेन प्रमुख फसल कौन कौन सी? रबी की फसल, उसमें ऑप्शन आएगा, निम्न में से रबी की फसल है, निम्न में से खरीफ की फसल है और निम्न में से जायद की फसल है। अगर हम प्रमुख फसलों के बारे में बात करते हैं तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो है गेहूं, ये रबी की फसल है। फिर है चना हो गया। फिर है जौ, इस जौ का विशेष ध्यान रखना। फिर सरसों, मटर हो गया। मटर के बाद अलसी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये अभी 1-2 एग्जाम में आया था इसलिए इसको IMP कर रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम में अभी आया है ये अलसी, ठीक है। फिर है सूरजमुखी हो गया। सूरजमुखी के बाद अगर हम बात कर रहे हैं अफीम हो गया, ये रबी की फसल है सारी की सारी। अफीम, सौंफ, उसके बाद धनिया हो गया। उसके बाद जीरा हो गया, ठीक है। जीरे के बाद इसबगोल, मेथी होगी, तारामीरा और राई आदि, ठीक है। इन फसलों के बारे में विशेष ध्यान रखना कि निम्न में से रबी की फसल है तो गेहूं, चना, जौ, सरसों, मटर, अलसी, सूरजमुखी, अफीम, सौंफ, धनिया, जीरा, इसबगोल, मेथी, तारामीरा और राई एक इम्पोर्टेंट मान लेना और एक अलसी को, इसका विशेष ध्यान रखना, ठीक है। फिर है खरीफ की फसल। अगर मैं खरीफ की फसल के बारे में बात करूं तो खरीफ की जो फसल है इसकी जो बुआई है, खरीफ की फसल की जो बुआई है ये वर्षा ऋतु के जब प्रारंभ होती है तब इसकी बुआई होती है, यानी कि जून जुलाई में। ये समय भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जून जुलाई में, ठीक है। और इसकी जो कटाई होती है, किसकी? खरीफ की फसल की जो कटाई होती है वो कटाई है सितंबर अक्टूबर में, ज़्यादातर अक्टूबर में, सितंबर लास्ट अक्टूबर, ठीक है। ये होगी खरीफ की फसल। अब खरीफ की फसल में इसकी जो प्रमुख फसल है, यानी कि खरीफ की फसल में जो प्रमुख फसल कौन कौन सी होती है उनके बारे में देखना है। सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट तो ज्वार हो गया, बाजरा हो गया,
ज्वार बाजरा, उसके बाद मक्का, मूंग हो गया, मूंग, कपास, गन्ना हो गया, गन्ना, चावल, अरहर, मोठ, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अरंडी, तिल, सोयाबीन, अरंडी, ये जो फसलें हैं, अरंडी, चवला। अब ये चवला जो है, ये चवला अपनी भाषा में चवला बोलते हैं, बाकी इसका मेन जो नाम है वो है लोबिया। क्या नाम है? लोबिया। तो ये सारी की सारी प्रमुख खरीफ की फसल है। रबी की फसल हो गई, खरीफ की फसल हो गई। अब अगर हम देखें जायद की फसल, अब ये जो जायद की फसल है, ये 3 माह की फसल है। और इस जायद की फसल की जो बुआई है, जायद की फसल की जो बुआई है वो मार्च अप्रैल में की जाती है। कब की जाती है? मार्च और अप्रैल में। मार्च अप्रैल में इसकी बुआई की जाती है। और कटाई की अगर हम बात करें, किसकी? जायद की फसल की कटाई की अगर हम बात करें, तो इसकी जो कटाई है जून जुलाई में होती है। कब होती है? जून जुलाई में इसकी कटाई होती है। किसकी? जायद की फसल। रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल। इनमें मेन इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है? एक तो ये समय, अक्टूबर नवंबर जैसे ये समय है, ये इंपॉर्टेंट है। और प्रमुख फसलों में ये कौन सी फसल किस में आती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसका विशेष ध्यान रखना। अब जायद की फसल जो प्रमुख फसल है, जायद की प्रमुख फसलों के बारे में अगर हम देखें, तो जायद की फसल में प्रमुख जो फसल है उसको अगर हम देखते हैं, तो ये जैसे तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, खरबूजे के बाद ककड़ी, तोरई, खीरा और सब्जियां हैं। ये सारी की सारी किसके अंतर्गत आ गई? ये जायद की फसलों के अंतर्गत आ गई आदि। ठीक है, ये जो फसलें हैं ये जायद की प्रमुख फसल हैं। अब इस टॉपिक में एक ही चीज़ ध्यान रखना, एक तो रबी की फसल, खरीफ की फसल और जायद की फसलों की जो मेन जो फसल हैं उनका नाम जरूर ध्यान रखना। अब अगर हम इसके बारे में अगर बात करें आगे कि राजस्थान में कृषि ये कृषि होती है, लेकिन राजस्थान में जो कृषि है उस क्षेत्र में राजस्थान पिछड़ा हुआ है। अब राजस्थान पिछड़ा क्यों है? तो राजस्थान की जो कृषि है, यानी कि राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण, पिछड़ेपन के कारण अगर हम देखें तो इनको 3 रूप से बांटा जा सकता है। जैसे एक प्राकृतिक कारण हो गया, यानी कि प्रकृति के जो कारण हैं, यानी प्राकृतिक जो कारण हैं वो कौन कौन से होंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक कारण के बारे में अगर हम बात करें, तो भाई राजस्थान में बारिश नहीं होती है, सभी को पता है, तो बार बार सूखा पड़ना। क्या है कि राजस्थान जो कृषि के क्षेत्र में इतना पिछड़ा हुआ है, तो क्यों है? तो बार बार एक तो सूखा पड़ जाता है, ठीक है, कभी कभार अकाल पड़ जाता है। ये कारण है कि राजस्थान इन कारणों से राजस्थान जो है वो कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तो बार बार एक तो सूखा पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है, ठीक है, और यहाँ पर बंजर और ऊसर भूमि है। वे सभी जानते हैं कि रेगिस्तानी एरिया में क्या है, बंजर और ऊसर भूमि है, उसकी वजह से है। ठीक है, यहाँ पर मृदा अपरदन होती रहती है। ये सारे के सारे प्राकृतिक कारण हैं। मृदा अपरदन का मतलब मिट्टी का कटाव होना। ठीक है, फिर
अभी वर्तमान में एक प्राकृतिक कारण और आया था, टिड्डी दल का हमला। टिड्डी दल का हमला हो गया था, तो ये भी एक प्राकृतिक कारण है। ठीक है, अब ये तो हो गया प्राकृतिक कारण, यानी राजस्थान में कृषि के पिछड़ेपन के कारण को हम 3 भागों में बांट रहे हैं। एक तो प्राकृतिक कारण जो प्रकृति प्रदत्त है, यानी कि बार बार सूखा पड़ना, अकाल होना, बंजर ऊसर भूमि, मृदा प्रदत्त टिड्डी। और दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो आर्थिक कारण भी है। अब आर्थिक कारण क्या है? आर्थिक कारण में अगर हम देखें तो आर्थिक कारण में है कि यहाँ के जो किसान हैं वो ज़्यादातर मध्यम वर्ग के हैं, यानी कि किसानों की निर्धनता होगी, गरीब घर के लोग हैं वो करते हैं, तो किसानों की निर्धनता होगी, किसानों की निर्धनता। ठीक है, उसके बाद आप देख लो, जैसे कोई उपज होती है तो उपज का जो मूल्य है, उपज का कम मूल्य प्राप्त होना। ठीक है, और राजस्थान में जो कृषि है वो ज़्यादातर पुरानी तकनीक पर आधारित है, यानी कि पुरानी तकनीक में कृषि करते हैं यहाँ के लोग। ये भी एक प्रमुख कारण हो गया, पुरानी तकनीक में कृषि होती है, उसके कारण भी एक ये पिछड़ापन का कारण हो गया। ठीक है, सिंचाई के साधनों की कमी, ये भी एक प्रमुख कारण है, साधन की कमी। ठीक है, फिर एक है उत्तम जो किस्म के खाद और बीज व उर्वरक की कमी हो गई, जैसे उर्वरक की कमी हो गई। तो ये मेन जो कारण है ये आर्थिक कारण है, ये यानी कि किसानों की निर्धनता हो गई, उपज का मूल्य कम प्राप्त होता है किसानों को, पुरानी तकनीक में कृषि हो गई, सिंचाई के साधनों की कमी और उत्तम खाद और उर्वरक की कमी के कारण भी ये कृषि के क्षेत्र में पिछड़ा हुआ है। तीसरा अगर हम बात करते हैं तो तीसरा है संगठनात्मक कारण, यानी कि संगठनात्मक कारण में अगर हम देखें संगठनात्मक कारण तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है भू स्वामित्व की समस्या, यानी कि भूमि की जो स्वामित्व है, यानी कि भूमि का जो मालिक है उससे संबंधित है भू स्वामित्व की समस्या। यानी कि जैसे 3-4 भाई हैं, उनके बीच में एक खेत है तो वो 4-4, 5-5 भागों में बांटा हुआ है, तो वो उसके लिए भी लड़ते रहते हैं, तो ये भू स्वामित्व की एक समस्या होगी। ठीक है, एक सरकार की नीतिगत कमजोरियाँ, ये इसके प्रमुख कारण हैं। तो ये तीनों कारण जो हैं ये प्राकृतिक कारण हो गया, ठीक है, आर्थिक कारण हो गया और संगठनात्मक कारण हो गया। इसके बारे में विशेष ध्यान रखना। अब इस राजस्थान की कृषि की जो मेन प्रमुख जो विशेषता हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं। राजस्थान की कृषि के जो प्रमुख विशेषता हैं, अगर हम प्रमुख विशेषता की बात करें, राजस्थान की विशेषताएं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है विशेषता। ठीक है, राजस्थान बाजरा, ठीक है, सरसों तथा ग्वार उत्पादन में, देखो राजस्थान है बाजरा, सरसों और ग्वार उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर है, यानी कि बाजरा, सरसों और ग्वार के उत्पादन की दृष्टि से राजस्थान का देश में प्रथम स्थान है। कौन सा? प्रथम स्थान है, ये विशेष ध्यान रखना, मोस्ट इम्पोर्टेंट। बाजरा, सरसों और ग्वार के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है। फिर जौ उत्पादन में उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान है, यानी पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा स्थान जौ उत्पादन में राजस्थान का। ठीक है, अब यहाँ पर जो पश्चिमी राजस्थान है, पश्चिमी यानी कि जो मरुस्थली एरिया जो है, पश्चिमी राजस्थान में सर्वाधिक किसी अगर फसल की
सर्वाधिक अगर किसी फसल, खाद्यान्न फसल की फसल बोया जाता है तो वो है बाजरा। बाजरा पश्चिमी राजस्थान की में अगर सबसे ज़्यादा अगर कोई खाद्यान्न फसल बोई जाती है तो वो है बाजरा। और दक्षिणी राजस्थान में, जैसे हमारा जो एरिया है दक्षिणी राजस्थान, इस दक्षिणी राजस्थान में सर्वाधिक अगर कोई फसल की जाती है तो वो है मक्का। कौन सी है? मक्का। इनके बारे में ध्यान रखना, ये राजस्थान की प्रमुख विशेषता है। और अगर हम आगे देखें तो गंगानगर जो है, यानी कि गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक जो उत्पादन है, तो गेहूं का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो होता है गंगानगर में। कहाँ होता है? गंगानगर में। और इसीलिए गंगानगर को राजस्थान का अन्न का कटोरा कहते हैं। क्या कहते हैं? राजस्थान का अन्न का कटोरा। इसको कहते हैं गंगानगर को, क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक खाद्यान्न फसल जो गेहूं है, गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ? श्री गंगानगर में। ठीक है। अब ये जो पश्चिमी राजस्थान है, इस पश्चिमी राजस्थान में इंदिरा गांधी जो नहर है, इंदिरा गांधी जो नहर है, इस इंदिरा गांधी नहर से लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर 17.5 लाख हेक्टेयर भाग को सिंचाई होती है। मतलब यानी कि इंदिरा गांधी नहर जो है, इससे राजस्थान के जो पश्चिमी राजस्थान है उसमें लगभग 17.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई होती है, यानी कि इस नहर से। ठीक है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें तो राज्य में जो सिंचित भाग है, राज्य में सिंचित अगर भाग की बात करें, सिंचित कृषि या भाग की बात करें, सिंचित भाग वो सिर्फ और सिर्फ 35% है। कितना? 35% कृषि क्षेत्र पर ही सिंचाई की सुविधा है, यानी कि बाकी तो सारी की सारी बारिश पर निर्भर है, यानी कि 35% पर ही सिंचाई की सुविधा है। अब हम कुल सिंचित क्षेत्र की बात करें, कुल सिंचित क्षेत्र कितना है? कुल सिंचित क्षेत्र का, यानी कि जितना कुल सिंचित क्षेत्र है उसमें से 66% जो भाग है उस पर कुएं प्लस नलकूप से सिंचाई की जाती है। कुएं और नलकूप से ठीक है, नलकूप से सिंचाई की जाती है, यानी कि 66% भाग पर कुएं और नलकूप से सिंचाई की जाती है। ठीक है। 33% जो भाग है उस पर नहरों से सिंचाई की जाती है। 33% भाग पर नहरों से सिंचाई की जाती है। और बाकी बचा जो 1% भाग है, इस पर जैसे तालाब हो गए या फिर अन्य कोई स्रोत हो गए, तालाब, झील वगैरह अन्य जो स्रोत हो गए, उन पर 1% तालाब इनसे सिंचित होते हैं। तो ये विशेष ध्यान रखना, सिंचित क्षेत्र यानी कि 66% कुएं और नलकूप से। तो प्रश्न आएगा राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किससे होती है? तो कुएं और नलकूप से। ठीक है। सेकंड नंबर पर नहरों से। तो ये राजस्थान की कृषि से संबंधित जो मेन पॉइंट थे, बिंदु थे, उनको आज हमने देखा है। इसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम कल देखेंगे। आज के लिए इतना ही। क्लास वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको विशेष ध्यान रखना। ये टॉपिक लगने में छोटा है लेकिन इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय रहे।